हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए पहले तो क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। और अभी हाल ही में जापान ने महिला संबंधी अधिकारों के लिए गर्भपात गोली को पहली बार मंजूरी दी है। और नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत माहेश्वरी। तमिलनाडु के मनान मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया है। और आशीष कुंद्रा, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नाम से। अभी हाल ही में सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दुनिया में कौन सा देश कितना सैन्य पर खर्च करता है ये बताया गया। भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर रसिया है। अयोध्या में कचरे से बायोडीजल डीजल बनाने वाली कंपनी के साथ समझौता हुआ है। कंपनी बेल्जियम की है और नाम है इसका वीटो। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। और वहीं मैक्सिको के तट पर दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल दिखा हुआ है। एलेसेंड्रा कोराप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी? तो दोस्तों 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है आरवीएनएल। आरवीएनएल जो है ये 13वीं नवरत्न कंपनी होगी भारत सरकार की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महारत्न कंपनी नहीं है, ये नवरत्न की बात की जा रही है। 12 महारत्न कंपनियां हैं, 12 महारत्न कंपनियां हैं और अब 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बार पहले भी, अभी कुछ दिन पहले बताया था, नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न 3 टाइप की कंपनियां होती हैं, जिसमें मिनी रत्न को 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब 13 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। ये सब डिसाइड किया जाता है वैल्यूएशन के और प्रॉफिट के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आरवीएनएल जो है इसने 1000 से ज्यादा, 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अपना गेन किया है। इस वजह से इसे दे दिया गया है नवरत्न कंपनी का दर्जा। रेल विकास निगम लिमिटेड ये मिनी रत्न की श्रेणी से प्रमोट होकर के अब नवरत्न की कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, तो ये रेल मंत्रालय के तहत एक मिड कैप कंपनी है आरवीएनएल। ठीक है, और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीएमडी हैं इसके प्रदीप गौड़। यहाँ पर विकिपीडिया पर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह सब दिया गया है। वैसे पेड क्लासेस में जब नवरत्न, महारत्न की कंपनी की वीडियो आपको दी गई है उसमें सब कुछ आपको मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर समय के कमी के चलते मैं पूरा नहीं बता सकता। मैं आपको लिस्ट शो करा दे रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर टॉप प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पीएसयूज। ये सेंट्रल पीएसयूज होती हैं, मतलब एक बात ध्यान रखना, महारत्न, नवरत्न या मिनीरत्न जो भी कंपनी होगी इसमें कम से कम 50% से ज्यादा शेयर जो होगा ये भारत सरकार का होगा, तभी ये सरकारी कंपनी होगी और तभी इनको ये सभी श्रेणियों में रखा जाएगा। किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं रखा जाएगा। आप टीसीएस, रिलायंस, विप्रो मत इसमें शामिल करना। तो 2019-20 में जो टॉप प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज थी वो ये हैं। इसके अलावा जो टॉप, देखो टॉप लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं वो ये हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है लिस्ट महारत्न का। तो महारत्न कंपनियों में देखो ये 12 महारत्न कंपनियां हैं। भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, पीएफसीएल, आरईसी, सेल। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को आराम से पढ़ सकते हो, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। नवरत्न कंपनियों में 12 यहाँ पर अभी अपडेटेड है, अभी 13 अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, 13वीं नवरत्न कंपनी आरबीएनएल आ गई है। तो बीईएल, कॉनकॉर, ईआईएल, एचएएल, एमटीएनएल, नाल्को, एनबीसीसी, एनएमडीसी, नवेली लिग्नाइट, ओआईएल, आरआईएनएल और एससीआई, ये सभी जो हैं ये नवरत्न कंपनी है। और एक और जुड़ गई है जो कि कौन सी है, आरवीएनएल। ठीक है, 61 कैटेगरी 1 में है और इसके अलावा 12 कंपनियां मिनीरत्न कैटेगरी में हुआ करती थी। अब इसमें से ये 54वां नंबर का जो है रेल विकास निगम लिमिटेड, ये अब यहाँ से हट करके चला गया नवरत्न में। क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में किस देश के गवर्नर के प्रवेश पर रोक लगाया? तो अमेरिका में दोस्तों श्रीलंका के गवर्नर पर बैन लगा दिया गया है, वहां पर एंट्री के लिए। मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में इन पर बैन लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके तहत ये जो श्रीलंका के गवर्नर हैं इनका वीजा वगैरह कैंसिल हो जाएगा, ये अमेरिका में नहीं एंट्री पाएंगे। क्यों? इनको बताया गया है कि ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट करते हैं, यानी अपने देश में ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। ठीक है, और चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देते हैं। तो गवर्नर का नाम है श्रीलंका के
MLAM हिजबुल्ला। तो ये जो हैं, वैसे हिजबुल्ला नाम तो खतरनाक है, आप हिजबुल्ला संगठन भी आप जानते ही हो। फिलहाल MLAM हिजबुल्ला ये श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर हैं और इन पर बैन लगाया गया है। अमेरिका ने एक टाइम पर ऐसा ही कुछ बैन नरेंद्र मोदी पर लगाया था, बहुत पहले लगाया था 2008 9 10 में, 8 9 के आसपास में बात है शायद, ठीक है, एग्जैक्टली डेट नहीं याद है। तो उस टाइम पर अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया था और बाद में बराक ओबामा खुद आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी श्रीलंका के गवर्नर को बैन किया गया है। श्रीलंका आया है, श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनेपुरा होती है। राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे हैं, प्रधानमंत्री हैं आज के टाइम पर दिनेश गुणवर्धना, और मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 के लिए मिला है। जी हाँ, 2021, 22, 23 के लिए नहीं, 1959 के लिए अब जाकर के ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा ये तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु हैं। इनको 1959 में ही ये मिला था, अनाउंस किया गया था। लेकिन 1959 में अगर आपको याद हो तो चूंकि चाइना कब्जा कर दिया था उसी टाइम पर तिब्बत पर, तो ये भाग आए थे। ये भाग करके आकर भारत में छिप गए थे। फिर भारत में इनको अब जाकर के भेजा गया है 64 सालों के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर 64 ईयर्स, तो 64 सालों के बाद अब जाकर के इनको ये अवार्ड दिया गया है। रमन मैग्सेसे की जो टीम है वो दलाई लामा से मिलने हिमाचल प्रदेश में इनके घर पर पहुंची और 64 सालों के बाद इनको ये अवार्ड दी है, ठीक है। 26 अप्रैल 2023 को इनको मिला 1959 का अवार्ड। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, एशिया का नोबेल इसलिए कहते हैं इसे। और तो और ये देखो जो ये नोट पॉइंट लिखा है ना, ये सब कुछ तो छोड़ दो आप, केवल यही अगर आप 2 लाइन याद कर लिए ना, तो ना जाने कितनी बार यही 2 लाइन से क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्या क्या कि ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल इसे कहते हैं और 1957 में इसकी शुरुआत हुई। बस ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे ना, तब भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फिलहाल दलाई लामा को ये मिला है। दलाई लामा को अगर आपको पता हो तो इनको गांधी शांति पुरस्कार भी अभी मिला था, गांधी शांति पुरस्कार भी अभी मिला था। इसके अलावा लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिला था, लद्दाख में भी इनको सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी केवीजीबी, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत भांडेवाद। यहाँ पर आप बिजनेस लाइन का आर्टिकल देख पाओगे। केवीजी बैंक जो है इसने नया चेयरमैन अपना हासिल कर लिया है। पी गोपी कृष्णा जी की जगह पर अब श्रीकांत एम भांडेवाड जो है ये नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर धरवाड़ कर्नाटक में है। मशहूर मसाला ब्रांड केबीएम स्पाइस जेट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो केबीएम स्पाइस जेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है परिणीति चोपड़ा को। परिणीति चोपड़ा ये एक्ट्रेस हैं और इन्हें केबीएम स्पाइसेस ने अपॉइंट किया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए। तो ये उनके ब्रांड को प्रमोट करेंगे, परिणीति चोपड़ा। ओके, ब्रांड एम्बेसडर इस पर वीडियो जल्द ही मिलेगी, तो उसमें मैं आपको पिछले 1-2 सालों का सारा कुछ कंटेंट दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको एक साहित्यिक पुरस्कारों की वीडियो मिलेगी जिसमें जो भी साहित्यिक सम्मान दिए गए हैं, साहित्यिक सम्मान बोलते हो जैसे सरस्वती, व्यास, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो और दिए जाते हैं, बिहारी पुरस्कार हो गया, इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार, और भी जो इंडिविजुअल्स पर्सनालिटीज को जो भी साहित्यिक उनके योगदान के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन सबको एक साथ कंपाइल करके पहले थ्योरी उसके बाद एंड में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। बहुत ही जल्द आने वाली है, काम चल रहा है वीडियो पर। आगे, मई 2023 में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों मई 2023 में तीसरा क्वाड समिट होने जा रहा है और इसकी मेजबानी इस बार करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड मेंबर है। क्वाड आप जानते हो, क्वाड इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। तो इन क्वाड मेंबर्स में से अब तीसरी जो समिट होगी तीसरे साल की, वो ऑस्ट्रेलिया करेगा मेजबानी, होस्ट करेगा इसको, ठीक है ना। तो ये देखो पीएम मोदी अटेंड करेंगे इसमें। 2023 का क्वाड समिट जो होगा ये सिडनी में होगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 24 मई को। तो क्वाड ग्रुप जो है ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है और इसमें 4 देश शामिल हैं। देखो ये जो मैप में आप देख रहे हो ना, ये इंडिया है, ये जापान है, ये यूएसए है और इधर ये ऑस्ट्रेलिया।
तो इन चारों का ये क्वाड बन रहा है। देखो क्वाड मतलब कि समझ लो कि चतुर्भुजाकार समझ लो। तो ये क्वाड मेंबर्स बन रहे हैं और ये इसलिए एक ग्रुप का हिस्सा बने हैं जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके, चाइना का यहाँ पर डोमिनेंस ना बढ़े, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप स्थापित किया गया था। अच्छा, ई बुक जो पिछले 7 महीने की नहीं लिए हो इसको ले लो। ठीक है, जो लोग कॉम्बो ई बुक देखना चाह रहे हो, कॉम्बो ई बुक लेना चाह रहे हो, वो आप इस ई बुक को ले सकते हो। अगर आप हमारे कंटेंट के बारे में अवेयर होना चाहते हैं, कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा कंटेंट दिया जाता है टॉपिक बाई टॉपिक, चैप्टर बाई चैप्टर, तो आप पहले एक काम करो कि किसी एक महीने की आप ले लो ई बुक। ठीक है, रेट 20 में, उसके बाद आप इसको देखो। ठीक है, तो वैसे भी आपको ये 59 में मिल रहा है, 140 रुपए का जो कॉस्ट है वो आपको सिर्फ 59 में मिल रहा है एमजीटी ऐप पर, तो आप जाकर के इसे ले सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पेंसिल्वेनिया, ये अमेरिकी स्टेट है और इसने दिवाली को ऑफिशियल रूप से छुट्टी छुट्टी डिक्लेयर कर दिया है, हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर देखो, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ना, अभी आपको देखो आप इंडिया में हो तो आपको लग रहा है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अमेरिका जैसे देश में कोई एक स्टेट किसी सीनेट में जाकर के कोई प्रस्ताव पेश करता है, उस पर वोटिंग होती है और फिर वोटिंग के बाद डिक्लेयर किया जाता है सर्वसम्मत से, वो भी मतलब सभी ने सहमति जताई, उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है दिवाली को एक ऑफिशियल छुट्टी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हिंदू त्योहार दिवाली को ऑफिशियल रूप से आधिकारिक अवकाश घोषित कर दिया गया है, राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर 2 लाख से ज्यादा दक्षिण एशियाई निवासी भी रहते हैं और दिवाली को खूब धूमधाम से वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। उनको छुट्टी चाहिए है तो फिर वहां पर सर्वसम्मत से सीनेट, सीनेट वहां की संसद का नाम है, मतलब आप समझो वहां की संसद का नाम है कांग्रेस। जैसे भारत में कहते हैं संसद, वैसे वहां पर कहते हैं कांग्रेस। अब जैसे भारत में होता है राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि राज्यसभा उच्च सदन होता है और राज्यसभा लोअर सॉरी निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है। ऐसे वहां पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। जो अपर हाउस होता है वो होता है सीनेट, सीनेट, और लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो वहां पर भी 2 हाउस के साथ मिलकर के एक कांग्रेस बनती है। आगे, हाल ही में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदल करके किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का जो वेस्ट स्टैंड है, ठीक है, उसका नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। अब आप सोचोगे ये वेस्ट स्टैंड क्या है, जो लोग क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं उतना। देखो क्या होता है कि जब क्रिकेट का मैदान होता है तो उसमें बीच में जो पिच होता है जहां पर बैट्समैन बैटिंग करता है, बॉलर जो होता है वो बॉलिंग कराता है, जो मेन समझ लो एरिया होता है पिच, उस पिच में 2 छोर होते हैं, एक तो ये वाला पवेलियन छोर और एक ये वाला पवेलियन छोर। तो अब देखा जाता है किस दिशा में ये स्टेडियम है। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईस्ट है, ये हुआ वेस्ट। ठीक है, तो एक इसका 2 स्टैंड होगा फिर। ठीक है, स्टैंड मतलब कि जहां पर एक टीम का खिलाड़ी रुकता हो। तो अब यहाँ पर एक टीम के खिलाड़ी रुकेंगे, अपना बैठेंगे कैंप लगाकर, यहाँ पर एक टीम के खिलाड़ी बैठेंगे सब। तो एक ईस्ट जोन हुआ, एक वेस्ट जोन हुआ। ठीक है, अगर ये ईस्ट वेस्ट में है तो कोई जरूरी नहीं है ईस्ट वेस्ट में ही सभी स्टेडियम हो सकता है कोई नॉर्थ और उसमें हो। ठीक है, तो 2 ही स्टैंड होते हैं। अब जैसे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के केस में एक ईस्ट स्टैंड है, एक वेस्ट स्टैंड है, तो जो वेस्ट स्टैंड है ना उसका नाम रख दिया गया है सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर। क्लियर है? तो फिर जैसे अब कोई बॉलर बॉलिंग करने आएगा तो फिर कमेंटेटर कहेगा कि ये सचिन तेंदुलकर स्टैंड से बॉलिंग करा रहा है। ठीक है, और क्योंकि हर ओवर में चेंज होता रहता है, एक बार इधर से बॉलिंग होती है, एक बार एक ओवर इधर से बॉलिंग होता है, तो अगली बार इस वाले स्टैंड से नाम लिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जो लोग क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए ये था। ठीक है, और देखो तो 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पर शतक बनाए थे और एक के बाद एक कई शतक बनाए थे, तो उसका 25वां वर्षगांठ भी था। कुल मिलाकर के सचिन तेंदुलकर का अभी 24 अप्रैल को बर्थडे था, इसी वजह से वो ट्रिब्यूट करने के लिए बहुत जगहों पर इनको सम्मानित किया गया है। अभी देखा आपने 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सभी इसीलिए हो रहा है क्योंकि 24 अप्रैल को इनकी 50वीं इस बार जन्म वर्षगांठ था, मतलब 50वां बर्थडे था सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर 2013 में ही क्रिकेट से संन्यास ले लिए। 24 सालों का इनका क्रिकेट कैरियर रहा, दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक का ये क्रिकेट खेले। ठीक है, 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगा चुके हैं, जिनमें से 51 शतक तो टेस्ट क्रिकेट का और 49 शतक ये वनडे क्रिकेट में लगाए। दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी सचिन तेंदुलकर के नाम है।
और सचिन तेंदुलकर ही एकमात्र भारतीय हैं खिलाड़ी जिनको मिल चुका है 2014 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने की घोषणा की? तो देखो, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवा जाएंगे, वहां पर ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। तो ये अक्टूबर 2023 में होगा, ध्यान रखिएगा, गोवा में होगा। और गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल होना है, ये तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ रिवीजन पॉइंट्स में, क्योंकि 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में। तो गुजरात के बाद ही अनाउंस हो गया था कि अगला वाला जो होगा वो गोवा में आयोजित होगा, बस डेट डिक्लेयर होना बाकी थी। तो डेट अब आ गई है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये खेला जाएगा। अक्टूबर में शुरू होगा, नवंबर तक चलेगा ये इवेंट। और अभी एग्जैक्टली डेट तो नहीं आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के शेड्यूल को देखा जाएगा वहां पर, कोई अगर क्लैश ना कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारी समिट भी हो रहा है इस बार, इंडिया भी कई समिट की मेजबानी कर रहा है। तो इन सबको देखते हुए एक दिन डिसाइड किया जाएगा, उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी और बताया जा रहा है कि 10 नवंबर तक ये फाइनलाइज किया जाएगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने ये अनाउंस करके बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने। पिछली बार गुजरात में हुआ था, और इससे पहले 35वां अगर पूछा जाए तो 35वां हुआ था 2015 में, मतलब 7 साल पहले। और उसके बाद 36वां 2022 में हुआ, और अब 2023 में होगा 37वां। ठीक है, तो 2015 में कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था, केरल में हुआ था। क्लियर? पीटी उषा जी ये भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन है। एक अंतर जो ये सबको अलग करता है, आप सुनते हो खेलो इंडिया यूथ गेम भी खूब सारा सुनते हो, और एक सुनते हो राष्ट्रीय खेल, दोनों में क्या अंतर है? देखो, राष्ट्रीय खेल में खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले समझो, खेलो इंडिया यूथ गेम केवल और केवल यूथ के लिए स्पेशल तौर से तैयार किया गया है, जिससे आने वाले 8 सालों में ओलंपिक्स के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको तैयार किया जा सके। ठीक, जबकि राष्ट्रीय खेल में सभी प्रकार के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी उम्र के खिलाड़ी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये एक नेशनल लेवल पर एक इवेंट, एक समझ लो एक मंच प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को, आओ अपने कौशल अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करो। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप ओलंपिक में आपका जाने का सपना है या रिटायरमेंट ले चुके हो, जो भी हो, तो भी ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मतलब ये चचा लोग भी जा सकते हैं इसमें। और इसमें केवल और केवल युवा जाएंगे, और इनको इस योजना के तहत, खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत 8 सालों तक 5-5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, जिससे वो बेहतर ट्रेनिंग ले सके, अच्छे कोच हायर कर सके। अगला, गोवा आया है, गोवा के बारे में जानो आप। इंडिया के मैप में ये रहा गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। गोवा ये छोटा सा है राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 2 ही जिले हैं केवल, और नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। गोवा, प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। झीलों की अगर बात करें तो मायम झील है, नेत्रावली और अरम्बोल, स्वीट वाटर लेक, बहुत सारे हैं। और अंसी नेशनल पार्क है, भगवान महावीर वन्य अभयारण्य है, ये दोनों तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। द डोलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। विधानसभा में सीटें 4, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाते हैं यहाँ से। और राज्य के पशु है गौर, राज्य के पक्षी है काला क्रेस्टेड बुलबुल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में नीली बेंदापुड़ी को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियन अमेरिकन नीली बेंदापुड़ी टू बी कॉन्फर्ड विद दिस ईयर इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। इनके पास बैचलर डिग्री है इंग्लिश, और एमबीए की हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी से इंडिया में, और साथ ही साथ डॉक्टरेट अपना कंप्लीट किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास से। और वर्तमान में ये पेन यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और पहली अश्वेत पर्सन भी बनी थी। तो फिलहाल इनको, नीली बेंदापुड़ी को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड है। एक और ऐसा ही अवार्ड मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, प्रवासी भारतीय पुरस्कार। तो प्रवासी भारतीय जो पुरस्कार है, सम्मान है, वो किसे मिला? राज सुब्रमण्यम को, राज सुब्रमण्यम को। ठीक है ना, ये फेडेक्स के सीईओ हैं, फेडेक्स के सीईओ हैं। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर देखो, मेरा प्रयास रहता है आपको चीजों को समझाना आसान से आसान शब्दों में, जिससे अगर कोई पहली बार करंट अफेयर देख रहा है या फिर किसी को किसी अन्य चीजों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उनको भी समझ में आए, ये मेरा प्रयास रहता है। रटाने पर मैं कम फोकस करता हूँ, समझाने पर मैं कोशिश करता हूँ। और अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
जिससे ऐसी कंटेंट मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकूं। इसके अलावा कल मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। कल बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया था, सभी के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में बताया था। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम मॉस्क्यूरिक्स है। और आज आपको क्या बताना है, भारत वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में किस स्थान पर है? इसके अलावा वर्तमान में भारत में कुल कितने आईआईटीज हैं? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। हमारे कोर्सेज हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहीं पर आपको सारा कुछ मिलेगा। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम पर भी चीजें भेज दी जाएंगी, क्विज पीडीएफ आपको सब यहाँ पर मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।